हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 18 फरवरी 2025 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले गाइज हम आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के एनालिसिस वीडियो दे चुके हैं, नहीं देखे तो जरूर से देख लीजिएगा। और गाइज इस वीडियो में भी हम 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो गाइज आज का पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। अब जब भी आपसे कर्तव्य की अगर बात यहाँ पर निकले कर्तव्य की, तो यहाँ पर ये रूस जाएगा आंसर आपका, और जहां पर अधिकार की बात निकले अधिकार की तो फिर अमेरिका जाएगा, हाँ अमेरिका आएगा। इस तरह से आपको याद रख सकते हैं, कर्तव्य में रूस आएगा, अधिकार में अमेरिका आएगा। तो भारतीय संविधान के अगर मौलिक अधिकार की बात करता तो ये अमेरिका करेक्ट आंसर होता, और कर्तव्य पूछा है तो रूस हो जाएगा। इस तरह से याद रख लीजिएगा। 1976 का जो 42वां संविधानिक संशोधन अधिनियम है, इसने मौलिक कर्तव्यों की स्थापना की, और 2002 के जो 86वां संविधान संशोधन था इसने एक अन्य दायित्व इसमें जोड़ा। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल थे या नहीं थे, है ना। तो ये इस हिसाब से देख लीजिएगा। ये जो कार्य है संविधान के भाग 4A में उल्लिखित है, और ये जो कर्तव्य है व्यक्तियों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय देश, समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति भी उनका दायित्व है। मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा है ये सोवियत संविधान से ली गई है, सोवियत यूएसएसआर से, सोवियत संविधान से ली गई है ना, ली गई थी, जिसे अब रूस के नाम से जाना जाता है ना। तो अगला जो पॉइंट है ये यहाँ पर ये बना है कि मौलिक कर्तव्यों से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की कोई सूची नहीं थी, और 42वां जो संविधान संशोधन किया गया इसके द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में किया गया, इसके द्वारा संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने 11 मौलिक कर्तव्य है, आप याद रखिएगा। गाइस ये हमारी एसएससी डीडी वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 49 रुपए के प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी। इसमें 500 से अधिक, यहाँ तक कि आपको यहाँ पर 800 से अधिक टेस्ट डले हैं, 700 से 800 के बीच में टेस्ट यहाँ पर डले हैं। तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डेमो भी दे रखा है हमने, सारी चीज़ें जाकर चेकआउट कर सकते। नंबर कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। लेटेस्ट है पूरा का पूरा, अप टू डेटेड, तो आप जरूर से जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री जवाहर रोजगार योजना PMJRY, प्रधानमंत्री जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी 1993 में। प्रधानमंत्री जवाहर रोजगार योजना, है ना, इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। ये जो योजना है ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करना और गरीब लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। इसका जो शुरुआत हुआ था 1993 में हुई थी इसकी शुरुआत। लक्ष्य समूह इसका क्या था? तो ग्रामीण बेरोजगार युवक युवतियां इसका टारगेट था। कार्य क्षेत्र था सभी ग्रामीण क्षेत्रों में। संभाग इस योजना को ग्राम पंचायत स्तर पर लागू किया गया। वित्त पोषण इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर धनराशि प्रदान करती थी। तो ये योजना थी प्रधानमंत्री जवाहर रोजगार योजना, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार लड़के लड़कियों के लिए, युवतियों के लिए शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हर बार अलग अलग पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स चलाने का जो मुख्य कारण है ये क्या है? जैसा कि आपको बताइए, पहले फर्स्ट 5 ईयर चलाई गई, उसके बाद 5 साल बाद दूसरी चलाई गई, 5 साल बाद फिर तीसरी चलाई गई। इस तरह से 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चली हैं। तो क्यों ना ऐसा होता है कि एक ही पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर देते और वो ही चलती रहती कंटिन्यूसली? तो ऐसा भी तो हो सकता था। इसके अलग अलग नाम देने या प्रथम दूसरी इस तरह से 5 साल में ही उसको एक अलग नाम देने का क्या कारण था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि हर बार अलग अलग पंचवर्षीय योजना चलाने का मुख्य कारण क्या था? तो उसका कारण ये था कि देश की बदलती आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों को अपडेट करना था, है ना। तो यानी कि 5 साल जो है किसी एक पर फोकस किया गया तो उसमें उस चीज़ पर विकास कर दिया गया उस चीज़ का। तो फिर दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें किसी दूसरी चीज़ पर फोकस किया गया, है ना। तो उस हिसाब से जैसे जैसे जो है आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी आवश्यकता होती है उसी के अकॉर्डिंग इन पंचवर्षीय योजनाओं को भी अपडेट किया जाता है और उसी पर फोकस किया जाता है ना। तो इस तरह से चीज़ों को अकॉर्डिंग ये इसका मुख्य कारण यही था जो कि हमने आपको बता दिया है।
बदलती आर्थिक स्थिति प्रत्येक योजना के दौरान अर्थव्यवस्था में नए अवसर और चुनौतियां उत्पन्न होती है, जिनके अनुसार योजनाएं बनाई जाती है। नई चुनौतियों का समाधान, बेरोजगारी, गरीबी, औद्योगिकीकरण, जलवायु परिवर्तन आदि जैसे नई समस्याओं का समाधान तो नई योजना बनाई जाती है। दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करना, विकास की निरंतरता बनाए रखने के लिए समय समय पर गरीबी नीतियों में सुधार आवश्यक होता है और नीतियों की समीक्षा और सुधार पिछली योजनाओं की सफलता और असफलता का विश्लेषण कर नई योजनाओं में सुधार किए जाते हैं। वैश्विक परिस्थितियों का प्रभाव यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तकनीकी प्रगति वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप नीतियों में बदलाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पंडित रविशंकर ने किस फिल्म में काम किया था? इस तरह से यानी कि संगीत दिया था, किस फिल्म में दिया था? तो इन्होंने पंथेर पांचाली, अपराजितो, अपूर्व संसार, गांधी गोदान, इन सभी पुस्तकों में अपने संगीत दिए थे। क्लियर? तो पंडित रविशंकर ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के लिए संगीत दिया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में ये है, पंथेर पांचाली जो कि 1955 की है, अपराजितो जो कि 1956 की, और अपूर्व संसार 1959। ये तीनों सत्यजीत रॉय की प्रसिद्ध अपू त्रयी है ना की फिल्में हैं, अपू त्रैलोकी की, तो जिनके लिए उन्होंने जो है संगीत दिया था। गांधी फिल्म जो है 1982 में रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित है। इस ऑस्कर पुरस्कार विजेता पंडित फिल्म में पंडित रविशंकर ने सहयोगी संगीतकार के रूप में इसमें काम किया था। और गोदान एक जो कि 1963 मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित इस फिल्म के लिए भी उन्होंने संगीत दिया था। ये कुछ पुस्तकें। अगला क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो असम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सत्रिया जो नृत्य है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है और ये 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। पिछले 2-3 दिन में आपका लगातार बन रहा है क्वेश्चन सत्रिया वाला, है ना। आज भी आपका 2-3 बार अभी तक शिफ्ट में पूछे जा चुके, बैक टू बैक क्वेश्चन बन रहे हैं हर शिफ्ट में सत्रिया से। पहले भरतनाट्यम स्टार्टिंग में पूछा था, है ना, बैक टू बैक क्वेश्चन अब सत्रिया से आपका बन रहा है। इसे जो है साल 2000 में भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य रूप है इनमें शामिल किया गया संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। इसकी जो शुरुआत हुई 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव इन्होंने की थी। नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है और यह असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णव मठ जो वैष्णववाद मठ है इसमें पैदा हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रंगोली उत्सव है जो बिहू के ऊपर वो आया था, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा था। तो बिहू से रिलेटेड रंगोली उत्सव है, तो इसका नाम है रंगाली बिहू, जिसको बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है। ये आपसे पूछा था ऑप्शंस में, अगर स्टेट पूछा हो तो असम आपका रहेगा, बाकी और अगर आप पूछा है तो ये असम राज्य से ही इसका संबंध है। रंगोली उत्सव या फिर रंगाली बिहू ये बोला जाता है इसको। तो रंगोली उत्सव का सीधा संबंध बिहू से नहीं है, क्लियर है। लेकिन अगर आप बिहू और इससे जुड़े कुछ उत्सव की अगर बात कर रहे हैं तो बता दो कि बिहू असम का सबसे प्रमुख त्योहार है और इसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं। कौन कौन से? रंगाली बिहू, बोहाग बिहू जिसको कहा जाता है। तो रंगाली जो बिहू या बोहाग बिहू है अप्रैल में मनाया जाता है और ये नया साल और फसल उत्सव का त्योहार होता है। भोगाली बिहू की बात करें, माघ बिहू इसको कहा जाता है, जनवरी में मनाया जाता है, फसल कटाई के बाद का ये उत्सव है। और एक होता है कटी बिहू जिसको कंगाली बिहू बोला जाता है, अक्टूबर में ये मनाया जाता है जब खेतों में फसल जो है खेतों में फसल बढ़ रही होती है तब ये बेसिकली मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो शुंग वंश ने शासन किया था मौर्य के बाद में। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने शासन किया था। शुंग वंश की जो स्थापना की थी ये पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश के शासनकाल में ब्राह्मणवादी परंपराओं को पुनर्जीवित करने और हिंदू धार्मिक संस्थानों के संरक्षण के प्रयास किए गए थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग जो पुष्यमित्र शुंग थे मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। भरतरथ इनके सेनापति थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य में 36 वर्षों तक शासन किया था और पुष्यमित्र ने के बाद उनका पुत्र था अग्निमित्र, इसने शासन संभाला था। अगला क्वेश्चन हरित क्रांति से पूछा गया था, जो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन था। इसके अलावा साक्षरता दर से भी क्वेश्चन बना था, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था ये पूछा था, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? और गाइज आज सुबह ही इसका अनाउंसमेंट हुआ है, कल देर रात या आज सुबह ही इसका अनाउंसमेंट हुआ है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का। और ये अभी आपका 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया गया है और इस क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पर हमने डाल दिया था। जैसे ही इसका अनाउंस किया था उन्होंने नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर, है ना, नाम इन्होंने फाइनल किया था, तुरंत से हमने टेलीग्राम पर डाल दिया था। कितनी बजे डाला था? सुबह 10:13 AM पर हमने डाल दिया था। देखिए 1883 लोगों ने देखा था इसको। तो देखिए हम जैसे ही अपडेट आता है तुरंत से टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट करते हैं, कोई भी चीज़ें हो XYZ। तो आप टेलीग्राम से जुड़े रहें। अब यहाँ पर जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए, जिन लोगों का 3rd शिफ्ट में एग्जाम था
है ना। पहले तो हमें भी पता नहीं था कि किसको बनाया जाएगा, नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर किसे नियुक्त किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट आया, डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, उसके बाद में ही ये चीज़ें हुई, तो पहले से तो किसी को पता नहीं था। अब जिन्होंने ये देख लिया, ये जो हमने पोस्ट डाली थी, अगर ये देख ली तो उनका तो ये बिल्कुल 100% कन्फर्म हो गया करेक्ट आंसर, क्योंकि ज्ञानेश कुमार नाम याद रखना भूलने वाली कोई बात ही नहीं है, आसानी से याद रख सकता था नाम, है ना। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देख के जाते तुरंत से याद आ जाता कि ज्ञानेश कुमार हमने पढ़ा था। जिन्होंने देख के गए होंगे 100% वो सही करके भी आए होंगे। और हमें जो बताया है, हमारे एक स्टूडेंट ने बताया जिन्होंने ये सेम स्क्रीनशॉट हमें सेंड किया है कि सर ये आपने जो भेजा था सुबह सेंड किया था, इसी में से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो ये तो पहली बार हुआ है कि इतना अप टू डेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, है ना। इससे पहले अभी तक इतना अप टू डेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। 10-15 दिन पहले का जरूर पूछ लिया जाता था कभी कभार, पर आज जो पूछा गया है वो तुरंत का आज ही, यानी कि आज करेंट अफेयर बना है आपका, और आज ही एग्जाम में 3 शिफ्ट में आप पूछ लिया गया है, यानी सुबह 10 बजे, सुबह मॉर्निंग में ये अनाउंस हुआ है, उसके बाद में ये 3 शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि करंट अफेयर तुरंत का बन रहा है। तो ये इससे एक चीज़ आपको देखनी है कि अब जो करंट के जो बर्निंग इश्यूज़ है उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, जो अभी चल रहे हैं, है ना, जो भी हैं उनको, क्योंकि हो सकता है आगे क्वेश्चन आपका बन जाए। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर जो नियुक्त किए गए हैं ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। तो आप टेलीग्राम से जुड़े नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 36,451 लोग अभी जुड़े हुए हैं, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी करंट की अपडेट होती है सबसे पहले हम अपडेट करते हैं, किसी भी XYZ कोई भी जानकारी हो सबसे पहले हम अपडेट देने की कोशिश करते हैं। तो जरूर से जाकर ज्वाइन हो जाएगा। और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करके रखा था उनके लिए तो यहाँ पर ये 1 नंबर चुना लग गया, है ना। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बैठक हुई थी और अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार के नाम पर मोहर लगी। उनका जो कार्यकाल है 26 जनवरी 2029 तक रहेगा, है ना। तो 26 जनवरी 2029 तक इनका कार्यकाल रहेगा ज्ञानेश कुमार का। मौजूदा CEC के रिटायरमेंट के बाद वह पदभार ग्रहण करेंगे। राजीव कुमार जो है 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, यानी कि आज इनका रिटायरमेंट है राजीव कुमार का। और वहीं विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वे हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। और इसके अलावा अगर बात करें चुनाव आयुक्त है सुखबीर सिंह संधू, ये अपने पद पर बने रहेंगे। नियुक्ति समिति की बात करें, PM मोदी की अध्यक्षता हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा के जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी ये शामिल हुए। उसी पैनल की सिफारिश पर नए CEC की नियुक्ति बेसिकली हुई है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये चुने जा चुके हैं, ज्ञानेश कुमार इनका नाम है। आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ही पूछा गया, आगे भी ये सेम क्वेश्चन बन सकता है आपका। याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। भारत में प्रधानमंत्री परिषद की जो का प्रमुख होता है ये प्रधानमंत्री होता है। और संविधान का जो आर्टिकल है 74(1) इसके अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद का जो वास्तविक नेतृत्व करता है ये प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है ये आपका गुप्त राजवंश से बना है। 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच में शासन किया था गुप्त वंश ने। गुप्त वंश भारत का एक प्राचीन साम्राज्य था। इसने 320 से 550 ईस्वी के बीच में शासन किया था और इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त वंश के शासकों में श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बुद्धगुप्त और विष्णुगुप्त शामिल थे, है ना। तो ये सभी गुप्त वाले जो हैं आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की शुरुआत किसने की? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को की थी। और इस योजना का उद्देश्य छोटे और माइक्रो जो व्यवसाय है इनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सके और रोजगार को प्रोत्साहित मिल सके। खासकर ये जो योजना है उन उद्यमियों के लिए है जो बैंकिंग प्रणाली से पहले वंचित थे, है ना, या जिनके पास पर्याप्त संपत्ति या गारंटी नहीं है। ये हमारी जीके के स्पेशल ईबुक है गाइस। अगर अभी तक आपने परचेस नहीं किए तो गोल्डन चांस है आपके लिए, बेस्ट टाइम है परचेस करने का, क्योंकि इसकी जो प्राइस है काफ़ी कम करके हमने सिर्फ 25 रुपीज़ अब कर दी है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो बेस्ट है, करिएगा। सिर्फ 25 रुपये में 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो कि लेटेस्ट है, पूरे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस में, है ना। तो पूरे जितने भी अप टू डेट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मिलेंगे। SSC और TCS का जो लेटेस्ट पैटर्न है, SSC रेलवे की एग्जाम जो आगामी आने वाली है, तो TCS का जो लेटेस्ट पैटर्न है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको अपना स्कोर को इम्प्रूव करने में। एक बार जाकर चेकआउट करिएगा, डेमो भी हमने दे रखा है। और ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
बाकी एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे सिर्फ 25 रुपीज़ में। 1500 से अधिक क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का 1988 का अधिवेशन हुआ था, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, कुछ लोग बता रहे थे आया था, कुछ बता रहे थे नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में भारत के नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक है ये कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन था, तो विजय कुमार करेक्ट आंसर आएगा। 1998 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर विजय कुमार थे। विजय कुमार 1990 से 96 तक भारत के CAG के रूप में जो है कार्य किया। 1998 में उन्होंने पद से सेवा समाप्त की, है ना, और उनके बाद में राजीव महर्षि ने केग का पद जो है बेसिकली संभाला था। तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर कौन है, तो इनका नाम है के संजय मूर्ति। इनसे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, आगे भी बनने की पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी है, याद रखिएगा। 21 नवंबर 2024 को भारत के राष्ट्रपति से शपथ ली इन्होंने और उसी दिन पदभार इन्होंने ग्रहण कर लिया। संजय मूर्ति अभी कार्यरत है, के संजय मूर्ति इनका पूरा नाम है। के गए ये कंट्रोलर जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद से है, अनुच्छेद से क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बता रहे थे कि बना है। पॉलिटी से 2 क्वेश्चंस आपके बने थे, करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो ये हमने कवर करवा दिया, जो टॉपिक मिले टॉपिक बता दिए, जो क्वेश्चंस मिले क्वेश्चंस बता दिए। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी हद तक आइडिया लगा होगा आपके पैटर्न को समझने का कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये हमारी SSC DD वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर अभी मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 800 से अधिक टेस्ट कंटेंट वगैरह मिल रहा है यहाँ पर, लेटेस्ट पैटर्न है। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो RPF कांस्टेबल की हमारी लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है गाइस, इसमें 800 से अधिक कंटेंट है, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर आपको मिल जाएगी, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो जरूर से करिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारी RRB NTPC के लिए अवेलेबल है, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी और शानदार धारदार तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी काफ़ी कम टाइम आपका बचा हुआ है। जो भी चीज़ें लाएंगे बेस्ट लाएंगे और इसी में लाएंगे सब कुछ हम, सिर्फ 79 रुपीज़ वाली में सब कुछ हम आपको देंगे। बस आप इसको एक बार जाकर डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, अगर आप लगे तो बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये हमारे मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इन पर भी स्पेशल ऑफर है, काफ़ी कम प्राइस में अभी आपको ये मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं हिंदी की। तो गाइज हिंदी का पहला क्वेश्चन पूछा है, खाक छानना, है ना। खाक छानना मुहावरे का जो अर्थ है ये आपको बताना है। खाक छानना तो भटकना या मारा मारा फिरना, खाक छानना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा भटकना या फिर मारा मारा फिरना। एक गद्यांश आया था जिससे 5 क्वेश्चंस बने थे आपके, विलोम से 2 क्वेश्चंस आपके बने, संज्ञा 1 आई थी, पर्यायवाची से 1 क्वेश्चन आपका बना था, वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन थे, मुहावरा 2 था आपका, 1 तो हमने बता दिया, और एक शब्द से भी 1 क्वेश्चन आपका बना था। मैथ्स में प्रतिशत से 1 से 2 क्वेश्चन थे, लाभान्य से भी 2 क्वेश्चन थे आपके, SI से 1 क्वेश्चन था, औसत से 1 क्वेश्चन था आपका। इसके अलावा LCM HCF से 2 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे, ट्रेन से 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन पूछा गया आपका, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था, नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन था, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन था, एनालॉजी से 1 क्वेश्चन था, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आई थिंक बने थे आपके। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन थे, मिरर इमेज से 3 था, है ना, मिसिंग नंबर था। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट से 2 थे, कथन निष्कर्ष से 1 था, और 1 पजल आपको देखने को मिली थी। तो यहाँ पर हमने हिंदी मैथ्स रीजनिंग का सभी सब्जेक्ट का कवर करवा दिया, बाकी जीके का तो फुल डिटेल में आपको कवर करवाया ही है। तो यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें बताई है बिल्कुल एक्यूरेट है, 100% ऑथेंटिक है। जो चीज़ें हमें बताई गई है सेम टू सेम चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश करी है। क्लियर है। तो ये चीज़ें थी आपकी, और ये हम आपको बता ही चुके हैं ऑलरेडी इनके बारे में। RPF कांस्टेबल वाले, RRB NTPC वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए बेस्ट टाइम परचेस करने का, क्योंकि अभी से अपनी तैयारी को धारदार करने लग जाइएगा। काफ़ी टाइम कम पड़ेगा आपको एग्ज़ाम के बाद में। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया ना तो यहाँ से आपका बेस्ट जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है ना सारा का सारा यहाँ से आपको मिल जाएगा। सिर्फ 79 रुपीज़ प्राइस है इन दोनों की, है ना, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और बढ़िया कंटेंट है, शानदार है, इतना कंटेंट कोई भी नहीं देगा इतनी कम प्राइस में। एक बार जाकर भी चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, ये हमारी ई बुक है, सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस इसकी अब कर दी गई है। पहले इसकी प्राइस ज़्यादा थी, अब कम करके हमने 25 कर दिए हैं। 25 रुपीज़ की प्राइस में आपको 1500 से अधिक जो क्वेश्चन है लेटेस्ट पैटर्न वाले वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा बिल्कुल। और गाइस PDF अगर आप चाहते हैं इन वीडियोस की तो टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। जो भी करंट की अपडेट होती है सबसे पहले आप चाहते हैं कि आप तक करंट की अपडेट पहुँचे और करंट से अप टू डेट रहे आप, तो आप टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो जाएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है।
जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।